हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज हम फिर से देखेंगे ईबीएस का प्रैक्टिस सेट 8 और इसके पहले भी ईबीएस का प्रैक्टिस सेट 7 तक करवा चुकी हूँ। आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी या फिर आप लोग इसी चैनल के माध्यम से देख लीजिएगा। और ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो 17 जनवरी 2023 के पेपर से आया हुआ प्रश्न है और सारे ही प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। और हाँ, प्लीज़ आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा मेरे दोस्तों। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। दृष्टि दोष से ग्रसित विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि को शैक्षिक सामान के रूप में प्रयोग किया गया है। ब्रेल लिपि आधारित कितने बिंदुओं पर है? ए है 6, बी है 4, सी है 2, डी है 5। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 बिंदुओं पर ब्रेल लिपि आधारित है। अगर बात करें कि ब्रेल लिपि की खोज कब हुई थी, तो ब्रेल लिपि की खोज 1821 ईस्वी में हुई थी और इसकी जो खोज किए थे वो लुईस ब्रेल जी ने किया था। लुई ब्रेल के द्वारा ब्रेल लिपि का खोज हुआ था। अगर दिवस की बात करें, दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 जनवरी को मनाया जाता है इसका दिवस। अब ये कितने बिंदुओं पर आधारित होता है, तो 6 बिंदुओं पर आधारित रहता है। इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, बावड़ी का अर्थ है। ऑप्शन ए है सीढ़ीदार कुआं, बी है कुआं, सी है तालाब, डी है झरना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीढ़ीदार कुआं। अगर सीढ़ीदार कुआं की बात करें तो इसको कुंडो भी कहा जाता है। इसका एक नाम और है, कुंडो भी इसे कहा जाता है। और सीढ़ीदार कुआं क्यों बनाया जाता है, इसकी बात करें तो ये इसलिए बनाया जाता है, जिस जगह पर जल की कमी देखी जाती है वहाँ पर लोग सीढ़ीदार कुआं बनाते हैं और जल को उसी कुआं में इकट्ठा करते हैं। और सीढ़ियों जब उन्हें जल की आवश्यकता होती है तो वो सीढ़ियों के माध्यम से जाते हैं और जल लेकर आते हैं। और इस बावड़ी का मतलब होता है सीढ़ीदार कुआं। फिर तीसरा प्रश्न है, एक अध्यापिका विभिन्न सब्जियों को उनके खाने वाले योग्य भागों के साथ दिखा रही हैं। लहसुन के लिए वह क्या दिखाती हैं? ऑप्शन है ए है बल्ब, बी है जड़, सी है बीज, डी है राइजोम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बल्ब। तो जो अध्यापिका है वो सब्जियों को दिखाती हैं तो उनके खाने योग्य जो भाग है वो दिखा रही हैं। तो लहसुन के लिए दिखाती हैं बल्ब और इसी को कहते हैं गांठ। बल्ब को ही गांठ के नाम से भी जाना जाता है। इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। अगर जड़ की बात करें तो जड़ के भाग में क्या आता है, तो मूली आ जाता है, गाजर आ जाता है। ये सब भाग जो हैं वो जड़ के अंतर्गत आते हैं। अगर बीज की बात करें तो इसमें चना है, मूंगफली है, सरसों है, ये सब बीज के अंतर्गत आते हैं। अगर डी की बात करें राइजोम, तो राइजोम को प्रकंद भी कहा जाता है। इसका जो अन्य नाम है इसे प्रकंद के नाम से भी जाना जाता है। और राइजोम या फिर प्रकंद में आ जाता है अदरक, फिर हल्दी और अदरक का जो भाग है वो प्रकंद के अंतर्गत आता है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का संघ शासित प्रदेशों का युगल चुनिए। तो संघ शासित प्रदेशों की बात करें तो संघ शासित प्रदेश को ही केंद्र शासित प्रदेश भी कहते हैं। और इसमें जो है वो शासन किसका रहता है, तो भारत सरकार का शासन होता है केंद्र शासित या संघ शासित प्रदेशों में। तो अगर बात करें केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो देखिए अभी वर्तमान में 8 हैं। 8 संघ शासित प्रदेश हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली, दमन एवं दीव, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप और दिल्ली, ये सब केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन में यही है नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश ये दोनों ही राज्य हैं, ये अपना राज्य है। बी है लक्षद्वीप और चंडीगढ़। तो देखिए लक्षद्वीप और चंडीगढ़ ये है केंद्र शासित प्रदेश, इसलिए ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अगर दिल्ली और उत्तराखंड की बात करें तो दिल्ली जो है ये केंद्र शासित प्रदेश के तो अंतर्गत आता है, परंतु उत्तराखंड अपना ही राज्य है। लद्दाख और मिजोरम की बात करें तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है और मिजोरम एक अपना राज्य है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लक्षद्वीप और चंडीगढ़। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। ए है पीपल का वृक्ष, बी है नीम का वृक्ष, सी है बरगद का वृक्ष, डी है कदम्ब का। तो यहाँ पे वृक्ष है कदम्ब का वृक्ष, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बरगद का वृक्ष। तो भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो बरगद का वृक्ष है। तो बरगद को एक और नाम से जानते हैं, कल्प वृक्ष के नाम से। कल्प वृक्ष के नाम से भी बरगद को जानते हैं। छठवां प्रश्न है, चंगपा है। ऑप्शन ए है ठंडे रेगिस्तान में निवास करने वाली एक जनजाति, बी है पहाड़ों पर निवास करने वाली एक जनजाति, सी है पठार क्षेत्र में निवास करने वाली एक जनजाति, डी है नदियों के समीप रहने वाली एक जनजाति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहाड़ों पर निवास करने वाली एक जनजाति का नाम ही चंगपा है। और ये जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो ये लद्दाख में पाई जाती है। सातवां प्रश्न है, भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष चंडीगढ़ जो कि पंजाब की राजधानी है, देहरादून जो कि उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, की दिशाएं क्रमशः है। तो भारत की राजधानी आपको पता होगा नई दिल्ली जो कि भारत की राजधानी है, इसी के सापेक्ष पूछा है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। देहरादून की दिशाएं क्रमशः है। तो ऑप्शन ए है उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम, बी है दक्षिण पूर्व और उत्तर पूर्व, सी है उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व, डी है दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व।
आइए समझते हैं मैप के द्वारा। तो ये है इंडिया का मैप। तो सबसे पहले आप जब भी ऐसा प्रश्न आए तो पहले दिशाएं बनाएंगे। तो इधर होता है दिशा उत्तर, इधर होता है दक्षिण दिशा, और इधर होता है पूर्व दिशा, इधर होता है पश्चिम दिशा। इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा, और अगर आपको पता नहीं है तो दिशाओं के बारे में आप जरूर पढ़ के जाइएगा। इधर जो है वो उत्तर पूर्व हो जाता है, इधर दक्षिण पूर्व हो जाता है, इधर हो जाता है दक्षिण पश्चिम, और इधर हो जाता है उत्तर पश्चिम। तो देखिए यहाँ पर यही पूछा था प्रश्न कि दिल्ली के सापेक्ष पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ और दिल्ली के ही सापेक्ष देहरादून, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए तो जिसके सापेक्ष प्रश्न पूछा गया हो उसी के सापेक्ष इस तरीके से दिशाएं आप बना लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से आप देखेंगे, यहाँ पर उत्तराखंड की राजधानी जो है वो देहरादून है और 21 दिशा में पड़ रहा है, तो उत्तर और पूर्व दिशा में पड़ रहा है। और यहाँ पर देख रहे हैं इस तरीके से, तो दिल्ली के सापेक्ष जो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ पड़ रही है वो उत्तर और पश्चिम में पड़ रही है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व। 8वां प्रश्न है, महत्वपूर्ण कारक जो पदार्थों के दुरुपयोग में योगदान देता है। तो पदार्थों का जो दुरुपयोग है वो जैसे कि शराब हो गया, सिगरेट हो गया, इन्हीं पदार्थों का इसमें बात की गई है। तो ऑप्शन ए है दुरुपयोग करने वाले लिंग। तो देखिए ऐसा नहीं है कि जहाँ पर मतलब लिंग के द्वारा जैसे कोई और इस चीज़ का उपयोग कर रहा है, शराब सिगरेट, तो वो लिंग के द्वारा नहीं हो सकता है। बी है जिस क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं वहाँ तंबाकू उगाया जाता है। तो अगर जहाँ पे तंबाकू उगाया जा रहा है वहाँ पे ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोग तंबाकू खाना शुरू कर देंगे या फिर मतलब गलत पदार्थों का सेवन करना शुरू कर देंगे, जैसे सिगरेट या तंबाकू हुआ। डी है क्षेत्र की जलवायु की स्थिति। तो ऐसा भी नहीं है कि जहाँ पे क्षेत्र की जलवायु जिस प्रकार से है वहाँ के लोग धूम्रपान या सिगरेट, गांजा, शराब इस तरीके से पदार्थों का सेवन करने लगेंगे। तो इसलिए सबसे जो सही आंसर है वो है सी, अन्य परिवार के सदस्यों द्वारा पदार्थों का नियमित प्रयोग या उपयोग। तो जब तो परिवार के कोई सदस्य अगर सिगरेट, बियर, शराब ये सब चीज़ों का सेवन करता है तो फिर ये पदार्थों को दुरुपयोग में बहुत बड़ा योगदान देता है। उससे जो है बच्चे भी सीखते हैं और फिर वो आगे चल के वो भी करते हैं। तो प्रश्न यही कहा है कि महत्वपूर्ण कारक है, तो महत्वपूर्ण कारक यही है, पदार्थों के दुरुपयोग में योगदान जो सबसे ज़्यादा देता है वो परिवार के सदस्यों के द्वारा नियमित प्रयोग या उपयोग के द्वारा ही देता है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, वह स्थान जहां चकमा अपनी भेड़ें एवं बकरियां रखते हैं क्या कहलाता है। ए है रेबो, बी है शेड, सी है लेखा, डी है पेन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रेबो। तो चकमा जो जनजाति है वो लद्दाख में रहती है, लद्दाख में जो जनजाति रहती है उसे चकमा कहते हैं। और ये लोग जो अपनी भेड़ें और बकरियां होते हैं उसे तंबू बना करके और ये शंकुकार के तंबू बनाते हैं और उसी तंबू को ही रेबो कहते हैं, और इसी रेबो में वो अपनी भेड़ और बकरियां रखते हैं। 11वां प्रश्न है, किसी चिन्हित पर्यावरणीय समस्या के अध्ययन के लिए कौन सा विधि सर्वथा उपयुक्त है। ए है साक्षात्कार विधि, बी है अवलोकन विधि, सी है समस्या समाधान विधि, डी है प्रश्न उत्तरी विधि। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ समस्या की बात की गई है, यहाँ पे समस्या अध्ययन के लिए बात की गई है। तो यहाँ समस्या से ही समझ में आ रहा है कि इसका आंसर सी सही हो जाएगा, समस्या समाधान विधि। अवलोकन जैसे या फिर साक्षात्कार इसमें कोई बात नहीं की गई है, ना ही प्रश्न उत्तरी जैसे। 12वां प्रश्न है, ईवीएस कक्षा में छात्रों से बहुत सारे प्रश्न पूछने से ए है छात्र प्रत्यय को बेहतर समझते हैं, बी है छात्र कार्यों में लगे रहते हैं और उनके अनुशासन में सुधार होता है। तो देखिए यहाँ अनुशासन की बात की गई है, जहाँ पे अनुशासन जैसे वर्ड आए तो ये निगेटिव वर्ड होते हैं, आप इन्हें तुरंत ही गलत मान लीजिए। छात्रों को विषय का महत्व समझने में मदद मिलेगी। तो देखिए विषय भी अधिकतर निगेटिव ही वर्ड होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे भी गलत हो जाएगा, इनके विषय समझने में कोई मदद नहीं मिलेगा अगर प्रश्न आप पूछ रहे हैं तो। छात्र के बीच भेद, डी है छात्र के बीच भेद करने में मदद। तो देखिए जहाँ पे भेदभाव की भावना आए वहाँ पर भी निगेटिव वर्ड होता है, इसलिए आप इसको गलत मान लेंगे, क्योंकि छात्रों के बीच में आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। इसलिए सबसे सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, छात्र प्रत्यय को बेहतर समझते हैं जब ईवीएस की कक्षा में छात्रों से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाए। 13वां प्रश्न है, प्रभावी विचार विमर्श है। ए है मूल विषय से हट जाना। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप बच्चों के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं तो अपने मूल विषय से हट जाएंगे, इसलिए गलत हो जाएगा। सी है आलोचना शामिल करता है। तो ऐसा नहीं है कि आप आलोचना को शामिल करें। डी है सर्वोत्तम दृष्टिकोण की पहचान करने में मदद मिलती है। ऐसा भी नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सहभागिता को प्रोत्साहित करता है। तो जब आप बच्चों के साथ, शिक्षक और बच्चे एक साथ मिलकर किसी टॉपिक पर विचार विमर्श कर रहे हैं, वहाँ पे तर्क और वितर्क करेंगे, तो क्या होगा कि बच्चों को वहाँ पे प्रोत्साहन मिलेगा। इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सहभागिता को प्रोत्साहित करेगा प्रभावी विचार और विमर्श। प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का विद्यार्थी केंद्रीय प्रक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। यह है व्याख्यान विधि। तो देखिए व्याख्यान विधि जहाँ पर आ जाए ना वो निगेटिव वर्ड होता है। बी है श्रुत लेखन, सी है व्याख्यान तथा श्रुत लेखन, ये भी गलत है। डी है प्रयोजन विधि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रयोजन विधि, क्योंकि जब पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण का विद्यार्थियों पर केंद्रित प्रक्रम करवाया जाएगा तो वहाँ पर अगर प्रयोजन विधि के द्वारा करवाया जा रहा है तो वो सबसे ही उत्तम होगा, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का संबंध है। यह है किसी छात्र की शैक्षिक तथा गैर शैक्षिक दोनों विधि के क्षेत्रों में। बी है आकलन में नियमितता, सी है सीखने की समस्या की पहचान, डी है सहपाठी क्रियाकलापों का मूल्यांकन।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। किसी छात्र की शैक्षिक तथा गैर शैक्षिक दोनों विधि के क्षेत्रों से निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का संबंध है। 16वां प्रश्न है, ईबीएस के शिक्षण हेतु प्रभावी शिक्षण अधिगम सामग्री ए है महंगी होनी चाहिए, बी है शिक्षकों द्वारा स्वयं बनाई जानी चाहिए, सी है छात्र केंद्रित होनी चाहिए, डी है अवैयक्तिक होनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, छात्र केंद्रित होनी चाहिए। तो जहाँ पे छात्र केंद्रित, बाल केंद्रित आ जाए, बालकों से बात की जाए तो वो पॉजिटिव वर्ड होते हैं, इसलिए आपको सी ही सही मान लेना है। और तो ईबीएस के शिक्षण हेतु प्रभावी जो अधिगम सामग्री है वो छात्र केंद्रित होनी चाहिए, ना कि महंगी होनी चाहिए या फिर शिक्षकों के द्वारा बनाई जानी चाहिए या अवैयक्तिक होनी चाहिए। 17वां प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर प्रयोगात्मक कार्य का महत्व। ए है प्रयोगात्मक कार्य के निष्कर्ष पर स्पष्ट रूप से केंद्रित होना, बी है जानकारी को लंबे समय तक बनाए रखने में सहायक होना, सी है सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका को बढ़ावा देना, डी है भाव छात्रों के भावात्मक क्षेत्र को बढ़ावा देना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राथमिक स्तर पर प्रयोगात्मक कार्य का महत्व, जिसे आप प्रैक्टिकल के रूप में भी जानते हैं। जानकारी को प्रैक्टिकल या फिर प्रयोगात्मक कार्य लंबे समय तक बनाए रखने में सहायक होता है। तो जब बच्चा हो, अगर वो प्रैक्टिकल के रूप में कोई भी कार्य कर रहा है तो वो अपने जो प्रैक्टिकल के रूप में वो सीखेगा वो बहुत टाइम तक उसे याद रहेगा। इसीलिए प्रयोगात्मक कार्य या फिर प्रैक्टिकल सहायक रहता है जानकारी को लंबे समय तक बनाए रखने में, इसीलिए ऑप्शन भी सही हो जाएगा। थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों, आज के लिए इतना ही प्रश्न। कमेंट कीजिएगा ये सेशन आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।